अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम आज बात करते हैं नेशनल असेंबली की, जिसमें आज थोड़ी सी सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी नजर आई थी, जहां पर कुछ गुफ्तगू शनीद भी हुई और आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। और स्पीकर जो थे अयाज सादिक साहब, ही वाज आल्सो वेरी काइंड इनफ टू गिव टाइम टू गौहर खान साहब। गौहर खान साहब ने जिस इशू पर बात की है, वो क्या इशू है, जरा सुनिए। और जो आगे तकसीम पंजाब के अंदर हो रही है वो एकड़ पे 6 बोरियां हैं और 6 एकड़ से ऊपर की इजाजत नहीं है। 36 बोरियां, यानी कि 6 एकड़ से आगे 36 बोरियों से आगे हिसाब किताब नहीं है और उसका भी कोई खाता कोई नहीं चल रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस ऐवान में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं। सॉरी, हमने शायद गौहर खान साहब ने क्या फरमाया, हम पहले वो बात कर लेते हैं, फिर वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशस ले। खासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पे आप इजाजत देंगे, मैं आपको ये कर दूं, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे। आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये जरूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी खत्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल पेंडेंसी खत्म हो और रिव्यू के जो प्रोसीजर्स हैं उन पर नजरसानी की जाए। और ये बात अयाज सादिक साहब को भी पसंद आई। उन्होंने कहा कि जो तारड़ साहब हैं, जो कानून के वजीर हैं, उसके बाद वो और जो PTI के लोग हैं, अगर साथ बैठ कर ये इनफॉर्मल गुफ्तगू करना चाहें तो उन्होंने अपने चेम्बर्स का भी कहा कि माई चेम्बर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और साथ साथ तारड़ साहब ने कहा मेरे चेम्बर्स भी हैं। और कल वैसे भी बात होनी है रूल्स ऑफ ऑर्डर पे, स्टैंडिंग कमेटीज़ पे, तो कल वैसे भी अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठे की, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन साथ साथ कोई बात फिर रफीसा शाह साहिबा ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की अबाउट फूड सिक्योरिटी, उन्होंने किसान के मसाइल के ऊपर रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि हमें किसान को पैसे जो देने चाहिए, सब्सिडीज़ गलत जगह दे रहे हैं, किसान को हम कुछ नहीं दे रहे हैं और किसान हमसे नाराज़ है। और उसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने इस बात को आगे कैसे बढ़ाया, अब आप वो सुनिए। और जो आगे तकसीम पंजाब के अंदर हो रही है वो एकड़ पे 6 बोरियां हैं और 6 एकड़ से ऊपर की इजाजत नहीं है। 36 बोरियां, यानी कि 6 एकड़ से आगे 36 बोरियों से आगे हिसाब किताब नहीं है और उसका भी कोई खाता कोई नहीं चल रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस ऐवान में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है। और अगर खुद जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारों के वोटों से इलेक्ट होकर यहां पे आए बैठे हैं। मगर आपने जैसे कहा कि एक पार्टी की तरफ से आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, तुहाडा भी सूबा है, तुहाडी हुकूमत है, तुसा भी गल करो। आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली जब अवाम के और किसान की गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? जब किसान को हलाल करोगे तो किस मुंह से डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? इसलिए तकलीफ होती है। और 70 लाख टन सेलेबल गंदम पड़ी है पंजाब में, अभी मियां साहब ने कंफर्म किया। और उसमें से कहते हैं कि पास्को और जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है जी सिर्फ 20 लाख खरीदनी है। मैनू ये दसो सर, ते बाकी 50 लाख अग ला छड़िए, बाकी 50 को क्या करे? आग लगा दें या चूहों को खिला दें या फिर वो फीड वालों को बेच दें। सुना है वो भी गंदम शंदम लेते हैं आगे मुर्गियों की दवाइयां बनाने के लिए, उनको बेच देते हैं। या फिर किसानों को कहते हैं कि तुसी अपने आप आग ला लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज करने के लिए तैयार नहीं है।
जी, बहुत जज्बाती तकरीर की और बहुत ही जज्बाती अंदाज में शेख वकास अकरम ने की, और ज़ाहिर है पंजाब को उन्होंने बहुत लताड़ा, और ये भी कि जब हम सरप्लस में वीट क्यों उसको यूटिलाइज़ नहीं करते और फिर हम क्यों बरामद करते हैं, दरामद करते हैं बाहर से। ये तमाम मामला आज नेशनल असम्बली में डिस्कस हुए, लेकिन साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब का एक इशू फिर बन गया है कि पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन जो होंगे वो शेर अफजल मरवत साहब होंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि शायद हामिद खान साहब होंगे। अब इसमें भी कोई दो राय पाई जाती है, लेकिन गौर खान साहब ने फिर एक बार ज़रा शेर अफजल मरवत साहब का काम डाउन, हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन जो कौन बनेगा ये भी हमें देखना है, और साथ साथ और मामला पर भी बात करनी है। जो मेरे को मुल्की हड़ताल का भी ऐलान किया हुआ है अपोजिशन ने। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्या कहूँ आपको, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, मेंबर नेशनल असेंबली। आज नेशनल असेंबली में कुछ आपको लगा, असेंबली में बैठे हैं आप, वैसे तो काफ़ी नारेबाजी भी हुई, इमरान खान साहब को रिहा करो, बुशरा बीबी को रिहा करो, लेकिन फिर आपको तारिर साहब ने बताया कि ये जगह गलत है इस पुकार करने की, तो सही जगह क्या उन्होंने आपको सजेस्ट की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरे ख्याल में हमारा सही नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ से हमें बुला सकती है, बाकी एक्सपीडियंसी है, क्योंकि जिस तरीके से निज़ाम हम पे हमला आवर हुआ और जिस तरीके से हमें पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकालने पे एक मजबूर करने की कोशिश की गई, तो हमने एक रिफ्यूज लिया। जिस तरह आप जब ओले पड़ रहे हो तो आप किसी छत के नीचे रिफ्यूज लेते हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केम टू अवर रेस्क्यू। वी आर पीटीआई एंड वी विल बी पीटीआई इंशाल्लाह। देखिए, एहतजाज पार्लियामेंट में मेंबरान करते हैं, एहतजाज मेंबरान करते हैं, पॉलिटिशियंस यही करते हैं। अब ये तो नहीं कर सकते कि पॉलिटिशियंस जाके वो क्या करें, पॉलिटिशियंस इलेक्शन कमीशन में अंदर जाके इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करें, वो भी एक ऑप्शन है। क्या अदालतों के सामने जाके एहतजाज करें, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन शायद वो मुनासिब ना हो। तो जो फोरम जिसका होता है वो वही करता है। वकील ने वकालत करनी है, सियासतदान ने सियासत करनी है। तो जो हक है उसके लिए तो आपने अपनी आवाज बुलंद करनी है। तो पार्लियामेंट में बुलंद ना करें तो फिर कहां बुलंद करें? तारुल साहब ने सही जगह नहीं बताई, सही जगह नहीं बताई। अच्छा, ये जो पेंडेंसी वाले मामलात हैं जिसमें आपके केसेस खासकर उन्होंने पॉइंट आउट करके भी बताए, तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या कोई कमेटी बैठ सकती है? क्या अपोजिशन और हुकूमत बैठकर इस मामले को कुछ इस्लाहात कर सकते हैं ताकि ये वाकई एक पेंडेंसी वाला जो मामला है वो ख़त्म हो? और स्पेशली इमरान खान साहब के केस में तो उन्होंने बताया भी है कि जब 14 घंटों में समाप्त हो जाती है, 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं, और जब पेंडिंग इश्यूज़ हैं या पेंडिंग केसेस हैं वो कोई ले नहीं रहा है। और अली ज़फ़र साहब खुद रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो मखसूस नशिस्तों वाली सीटों वाला केस वो भी अभी तक नहीं लगा है। इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस है वो भी नहीं लगा, साइफर के ऊपर एक मामला है वो भी नहीं लगा। तो ये केसेस कैसे लगवाएंगे अब? देखिए, मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर रहा हूँ। मेरी खुद की ख्वाहिश थी और अब भी है कि पार्लियामेंट वो चले और इस तरह की इश्यूज डिस्कस हों। उनका पार्लियामेंट है इसी के लिए कि आपने लेजिस्लेशन करनी है, दराजाती रिफॉर्म करना है, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनको आसान से आसान तर बनाना है। लेकिन इस वक्त इस तरह की बातें जो कि लफाजी में तो बड़ी अच्छी लगें, हकीकत क्या है? हकीकत बड़ी तल्ख है। हकीकत यह है कि कौम के मैंडेट पे डाका पड़ा है और कौम के लीडर को उठा के पहले गोलियां मरवाएंगे और उसके बाद वो जेल में पड़ा है। जब तक इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी पे कोई अमली बात नहीं होती, इस तरह की लफाजी से माहौल तो अच्छा हो सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन मसाइल का हल नहीं है। जब तक एज लॉन्ग एज यू डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो मसला है कमरे में जो बहुत बड़ा हाथी है, जब तक उसको नहीं निकालते मसला कैसे हल होगा? इमरान खान साहब को जेल में रख के आप कौन सी रिफॉर्म करेंगे और कौन सी लेजिस्लेशन को ठीक करेंगे? लेकिन वो लेजिस्लेशन ठीक होगी तभी तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ इस्लाहात से भी फर्क पड़ सकता है? कम से कम कोई प्रेशर पड़ सकता है इस्लाहात करने से ही, सिर्फ बात करने से कि इस्लाहात करने जा रहे हैं शायद फर्क पड़ जाए। देखें, जब बात सर्जरी तक पहुंच जाए तो फिर कहते कि इलाज वक्त का ज़िया है। खुदा लगती बात करनी चाहिए, और खुदा लगती बात यह है कि मुल्क इस वक्त खुले लाइन पड़ चुका है। इकॉनमी आपकी तबाही का शिकार है। दुनिया का इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का अपना बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अपना हाथ खींच चुका है। कोई इस माहौल में जिसमें पॉलिटिकल
स्टेबिलिटी नहीं है, कौन है जो अपना सरमाया डुबोएगा? ये शहबाज शरीफ साहब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो असल काम है करने का वो करें, और वो ये है कि इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई हो। देखें, पॉलिटिकल केसेस हैं, इसका हल कोई रिफॉर्म शीफॉर्म नहीं है। ये एक पॉलिटिकल फैसला था कि इमरान खान को हमने हुकूमत में नहीं आने देना, चाहे पूरी की पूरी अवाम निकला, ये तो 2/3 ने वोट दिया है ना, चाहे 25 करोड़ निकला है, हमने इमरान खान को हुकूमत नहीं देनी, ये एक फैसला था। कहां से था? आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब इसका मसले का हल क्या ये है कि हुकूमती लोग, बैरिस्टर गौहर और मैं और इस तरह के हम लोग जाके उनके साथ इदारा जाती रिफॉर्म पे बैठ जाएं, हमारा कारकुन हमें वट्टे मारेगा? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें मैंडेट मिला है वो ये मिला है कि जो इमरान खान साहब को, साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई हैं, कोई कभी किसी का इस पे कोई तवज्जो गई? हर किसी की इज्जत है, जिना हाउस की इज्जत है सरांकों पे, मेरे लिए मोहतरम है, मेरे तो हर जगह जिना ही जिना है, पीछे भी जिना है, मेरे मोबाइल में मेरे बाप की तस्वीर की जगह जिना की तस्वीर है, इमरान खान की भी नहीं है, जिना की तस्वीर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिंदा सलामत एक्स प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं है कि उसको पहले गोलियां मरवाई गई और जो जख्मी हालत में उसको मजबूर किया गया कि आओ तुम जो है अंगूठा लगाओ, उसको इधर से कॉलर से खींच के, जिधर से खींच के किसी अठाई गिरे को भी खींच के नहीं ले जाया जाता, 25 करोड़ के लीडर को खींच के ले जाएगा। तल्ख बातें सुननी पड़ेंगी, सबकी इज्जत है। आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो आपको हमें इज्जत देनी होगी। आप अगर समझते हैं कि मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो फिर आपने जमहूर के फैसले को मानना होगा। जिधर वो वोट डालें फिर आपने बक्से नहीं भरने, स्ट्रैफिंग नहीं करनी, फॉर्म 47 से आपने ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं करने जमहूरियत पे। देखिए ये सख्त बातें हैं, सख्त सवालात हैं, ये करनी पड़ेंगी। अदरवाइज देखें, ये मुल्क ना कोई इदारा अकेले चला सकता है, ना मैं चला सकता हूं, ना इमरान खान चला सकते हैं अकेले। हम सब ने मिलकर चलाना है, लेकिन मिलकर चलाने के लिए जो इमरान खान साहब ने बात की थी, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, सच बोलें तब रिकंसिलिएशन होगी, ट्रुथ नहीं बोलेंगे देयर विल बी नो रिकंसिलिएशन। अच्छा, मैं आपसे अब आपने तो एक जाहिर है फ्लो में आप बोल गए, लेकिन देखें हम $5 बिलियन की सरमायाकारी सऊदी अरेबिया से आ रही है, 10 अरब के करीब हमें ये ईरान से भी आ रही है। ईरान गैस पाइपलाइन पे भी हमने एब्सोल्युटली नॉट कर दिया अमेरिका को, आपको सुन के खुशी होगी, हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इसराइल का हमने नाम नहीं लिखा, वो अलग बात है कि हमने उसको कंडेम किया विदाउट टेकिंग द नेम। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिएगा कि आज जो आरिफ हबीब साहब हैं और जो आपके बिजनेसमैन है कराची, जहाँ जिनकी मुलाकात आज शहबाज शरीफ साहब से हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जोर दिया है कि 2 और चीजें आप करें तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। एक, आप इंडिया से कम ट्रेड खोल लें, उनसे बात कर लें, एक हाथ उनसे मिला लें, और एक हाथ आप मिलाएं इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब का हाथ मिलाने के लिए हामी तो भरें, आप लोग तो कहते हैं बात ही नहीं करनी। देखिए, मैं इसका जवाब आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड देता हूं। मैं बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक इंजीनियर हूं और एक वकील हूं। अब मैं अगर जाके किसी सर्जन को कहूं कि इस तरह नहीं उस तरह से उस तरह चलाओ, वो मुझे कहेगा आप इधर से बाहर जाओ। देखें, आरिफ हबीब साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, ये दोनों बातें उन्होंने सियासी बातें की हैं। पहली बात जाहिर है मैं उसे एग्री करूंगा, कोई भी पाकिस्तानी करेगा कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालें ताकि मामला ठीक हो। जहां तक दूसरी बात है, मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा, वो जो एक बात है ना, कोई इससे बुरा ना माने, कहा जाता है ना कि बिजनेसमैन का कोई देश नहीं होता, ये इससे कोई माइंड ना करे। हम सब पैट्रियट्स हैं, वो मेरे से ज्यादा पैट्रियट होंगे, लेकिन उनसे कोई पूछे कि आपकी शहर कोई दबा दे, आपका घर आपसे छीन ले, आप उससे क्या बात करेंगे? क्या कश्मीर पाकिस्तान की शहर नहीं है? क्या हम पे ये इल्जाम नहीं लगाए गए कि आपने जनाब कश्मीर बेच दिया, फलाना कर दिया, इमरान खान साहब कश्मीर के सफीर बने? आज कश्मीर की जो सूरत हाल है, ये बात जब उन्होंने की आरिफ हबीब ने, तो क्या उन्होंने सोचा कि जो कश्मीर में माओ की असमत दरियां हो रही हैं, जो वहां मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, जहां 80 साल और 9 साल की बच्ची और 80 साल की बुजुर्ग मां से रेप होता है, एंड रेप इज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर, जहां जेनोसाइड हो रहा है, जहां आपके 80 साल के लोगों को जो है जेलों में मारा जा रहा है, जो अली गिलानी के साथ हुआ, जो डॉक्टर कासिम फक्तू के साथ हुआ, ये कश्मीर की सौदेबाजी क्या नहीं है? क्या माल इतना अजीज हो गया आरिफ हबीब साहब आपको या पाकिस्तानियों को कि अपनी शहर को भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल उनका मतलब था कि शहरों को भूल जाएं। आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर पे, मैं समझ सकती हूँ साहब, लेकिन मेरा ख्याल है उनका एक तरफ तजारती पहलू पे बात वो कर रहे थे। लेकिन जाहिर है नरेंद्र मोदी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं और जिस तरह 400 जब इमरान खान साहब देखें, जब इमरान खान साहब ने, जब हमारी हुकूमत थी, हमने हिंदुस्तान से आलू नहीं आने दिए, हमने हिंदुस्तान से दवाई के जरूरी अज्जा नहीं आने दिए कि हम कश्मीर पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। अगर आप आज ये कहते हैं, देखें, अगर आप आज ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान से तिजारत करनी है,
ताकि पाकिस्तान के माशी मामला बेहतर। वो आपका मजाक उड़ा रहे उधर बैठ के, वो कह रहे हैं इनके पास आटे के पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, वो मोदी उधर बैठ के ये कह रहा है। देखें, ये पॉलिटिकल फैसले सियासी लीडरशिप को करने दें, किसी बिजनेस मीटिंग में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के रियासती फैसले ना करें, ये इधर करें जिधर माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये फैसले करेंगे और ये फैसले किसी और शहर में नहीं होंगे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फैसले और चले, उन्होंने तो एडवाइस की थी आपके अच्छाई के लिए, पूछ रही थी मैं, कही थी शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे, मुलाकात कर, अगर शहबाज शरीफ कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ अब कर सकते हैं, मुफाहिमत के किंग हैं, अब तो वो सबको साथ लेकर जदलन जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी जगह निकल सकती है खान साहब के दिल में कि एक मुलाकात तो उससे हो जाए? शहबाज शरीफ साहब पहले अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाएं, फिर हम उनको सीरियस लेंगे, लेकिन बात करनी चाहिए, इनकार नहीं करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान चाहे जितना भी कमजोर हो, ओहदा जो है वो बड़ा है, अगर वो कहेंगे कि हमने बात करनी है, हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान साहब को निकालने की बात सबसे पहले होगी। इमरान खान साहब को निकालें ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो क्रिएट हो, उसके बाद हम आगे हर तरह के मामले पे बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कितने बाइख्तियार हैं, मुझे शायद इतनी सीनियर एंकर पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए अली मोहम्मद खान साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब भी कन्विक्टेड थे, 2 केसेस में कन्विक्टेड थे, वो वापस नहीं आए, और आए तो फिर अदलिया से ही उनको इंसाफ मिला, चाहे आप उसको इंसाफ कहिए या उनके ऊपर फेवर कहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन अब जो भी केसेस हैं, नहीं मैं कह रही हूँ जो भी केसेस अब इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, तो मैं कह रही हूँ वो भी अब अदलिया से ही आएंगे ना, वो शहबाज शरीफ साहब को तो कहीं से जाके उनको खत्म नहीं कर सकते, मतलब सो टू स्पीक तो मिला है ना, तो रास्ता तो वही है, रास्ता तो वही है ना सर। लीगल केसेस में वो छोटा मुंह बड़ी बात देखें, गरीब आदमी की बात भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसके लिए भी आपको अरबोपति होना पड़ता है। मैंने आज से 5-6 महीने पहले ये बात की थी, उस वक्त आरिफ अलवी साहब सदर थे, कि इन तमाम जमातों की जो लीडर्स हैं, मैंने एक लफ्ज बोल दिया कि तमाम जमातों के बड़े लीडर्स, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए। देखें, सबसे बड़े लीडर इमरान खान है, लेकिन नून लीग के बड़े लीडर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ हैं, पीपल पार्टी के जरदारी साहब या बिलावल साहब हैं, जमात इस्लामी के सिराज साहब थे उस वक्त, MQM के फारूक साहब हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, और इस तरह बाकी एमल वली वगैरह ANP के। वो एमल वली साहब ने तो खैर सेनेटर बनने के लिए वो नारा लगाया था ना, जाओ बॉर्डर जाओ, वो नारा चेंज कर दिया कि जाओ जाओ सेनेट जाओ। तो सेनेट वो किधर से आए सबको पता है, कि बहरहाल लीडर वो हैं अपनी जमात के। मैंने ये बात की थी कि सदर मुमलिकत इनको बैठाएं, आजाद शफाफ इलेक्शन के, और एस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाएं, जिम्मेदार लोगों को, क्योंकि मैंने तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को इख्तियार नहीं दिया ना, मैंने तो उनको सियासत में इन्वॉल्व नहीं किया, उन्होंने 3 बार ताले आजमाई की है। तो ये जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज्जत दो, शहबाज साहब पता नहीं वो कहते थे कि नहीं कहते थे, वो जब नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज्जत दो, तो शहबाज शरीफ साहब इधर उधर देखते थे। लेकिन ये किसी जमाने में नारा था इनका। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने वोट को इज्जत देनी है तो इन सबको बुलाएं, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे। सदर हाउस एक बहुत बड़ी जगह है, वहां नहीं बुलाया। 6 महीने पहले बात की मैंने, आज आप देखें मैंने ये बात की थी। लेकिन फिर सर इमरान खान साहब भी फिर अपनी थोड़ा सा फिर अपने आप को फ्लेक्सिबल तो करे ना, वो और नाम ले लेकर इल्जामात लगा कर उनके, आपको पता है हमारे सिपा सालार के ऊपर उनका नाम लेकर इल्जाम लगाना, बार बार इस तरह से बात करना कि मैं किससे बात नहीं करूंगा, जो बात करेगा वो मेरे बिहाफ पे ना करे। अभी इस तरह से उनको भी तो थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए नहीं? अगर आप लोगों ने कहीं मुफाहिमत ही कर रही है तो थोड़ा सा उसके लिए रवैया भी बनाया जाता है, उसके लिए एक एनवायरमेंट बनाया जाता है। वो एनवायरमेंट बनता दिखाई देता है कि गंडापुर साहब एक दिन मोहसिन नकवी से भी मिलते हैं, फिर वो जनाब जाके एक अफ्तार पार्टी पे कोर्ट कमांडर के पास भी जाते हैं। तो ये दीज आर गुड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कल ECL से आपके काबीना के नाम निकल गए सारे। आई मीन दीज आर गुड CBMs टू बिल्ड समथिंग ऑन। आप लोग इसको बिल्ड होने नहीं देते, उसको फौरन ही कुछ बिल्ड होना शुरू होता है, उसको इमरान खान साहब ढा देते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं नहीं कुछ करूंगा, किससे बात नहीं करूंगा। देखिए, जब तक इमरान खान साहब को जेल से नहीं निकालते, मैं तो कहता हूं जिनके नाम ECL से निकालें उनको कहना चाहिए था कि मत निकालें, अभी हमने मुल्क से नहीं भागना, वी आर हियर। हम जब मुल्क से बाहर जाएंगे अदालत में पिटिशन करें, अदालत हमें इजाजत दे देगी। हुकूमत ने अगर ये किया अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे जरूरी इकदाम इमरान खान साहब की रिलीज है। आप देखा इमरान खान साहब लचक दिखाएं, क्या लचक दिखाएं? 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हुए थे उससे पहले उन्होंने खुद ये बात की थी, मैंने खुद सुनी है ना, किसी और से तो नहीं सुनी। खान साहब ने खुद मीडिया पे बात की कि मैं हर किसी से बात, हर किसी में को हर सब आते हैं, हर किसी में शहबाज भी आते हैं, मतलब ठीक है वो वज़ीर आज़म है, बेइख्तियार हैं, जो भी हैं वो उसमें आते हैं। उस वक्त 5 अगस्त को वो नहीं थे मेरे ख्याल में, शायद वो केयरटेकर आई थिंक आगे थे। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूं
कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की, आपने आर्मी चीफ के हवाले से उनके सख्त बयान की बात, बिल्कुल उन्होंने सख्त बयान दिया है, लेकिन किसी के भी वाइफ के साथ अगर ये हो कि उनकी जिंदगी खतरे में हो, तो उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी गैरतमंद आदमी से कि वो सख्त बात करेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत खत्म होने के बाद भी बाजवा साहब के साथ बैठ रहा हूँ, तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी बात की है कि मैं सबके साथ बात करूँ, सब लोग आते हैं। देखें, हम तो रोल नहीं दे रहे ना, हम ये रोल तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दिया। जब हमारा धरना था, हमने तो नहीं कहा था, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील साहब को मियां साहब ने ही दावत दी थी और उनको ब्रोकर का रोल दिया था कि आप आए, अपना एक ट्रबल शूटर का किरदार अदा करें, बैठे मसला हल करें। एक वज़ीर आज़म ने अपने आर्मी चीफ साहब को एक सजेस्ट किया कि आप आए, मियां नवाज शरीफ साहब ने। उससे पहले अगर आप माजी में देखें तो क्यानी साहब ने भी ये रोल एक जमाने में अदा किया जब जुडिशल मूवमेंट थी और एक स्टैंड ऑफ पोजीशन थी। और जरदारी साहब जो आज बड़े मुफाहमत के चैंपियन बनते हैं, अपनी ही शहीद लीडर जो सबकी जो है के लिए मोहतरम है, क्या बीबी साहिबा ने नहीं कहा था कि मेरा चीफ जस्टिस है, इसके घर पे मैं झंडा लहराऊंगी, लेकिन नहीं लहराया है फिर जरदारी साहब ने। फिर मियां साहब को निकलना पड़ा, इमरान खान साहब को, रहमू कला को निकलना पड़ा, और बीच में जब स्टैंड ऑफ हुआ तो फिर क्यानी साहब ने क्या रोल नहीं अदा किया था, जिसके बाद डी एस्केलेशन हुई और फिर चीफ साहब को बहाल किया गया, चोई साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। तो एक रोल तो रहा है, कोई इमरान खान साहब नया रोल किसी को नहीं दे रहे, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि जितना हो सकता है, देखें किसी और की फौज नहीं, हमारे मुल्क की फौज है, जितनी मजबूत होगी हमारा मुल्क मजबूत होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जितना वो सियासत से दूर हो, और उसके लिए फिर सियासी लीडरशिप को मैच्योरिटी दिखानी होगी कि वो मैच्योरिटी से फैसले करें। लेकिन अगर आप इमरान खान जैसे बड़े लीडर को जंदान में डाल के 250-300 दिनों से रखा हुआ है, फिर आप कहते हैं मजाकरात करने। इज दिस सीरियसनेस? डू यू सी एनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि कुछ लोगों के नाम आपने ईसीएल से निकाल दी तो बड़ा कोई आपने तीर मार लिया? मैं होता, मैं कहता मेरा नाम मत निकाल, मेरा पत्नी है भी उसमें, निकाला है नहीं निकाला, वो सुना था कि जब मैं जेल में था कि मेरा भी उसमें डाल दिया। मैं कहता हूं पक्का ही डाल दो, जब इमरान खान साहब निकलेंगे मैं भी निकल आऊंगा। सर, आप लोगों की पार्टी में जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब एक अग्रेसिव टोन लेते हैं, गौहर खान साहब थोड़ा सा कम अग्रेसिव हैं, कम से कम कुछ मामला पार्लियामेंट में भी चला लें, कुछ मामला सड़कों पे भी चला लें, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ऊपर जो बात हो रही है वो कौन होगा? हामिद खान साहब है या शेर अफजल मरवत साहब? आई एम नॉट इमरान खान, दिस इज इमरान खान स्टेक, माय लीडर, फाउंडिंग चेयरमैन, जिसका वो नाम लेंगे वो बन जाएगा। उन्होंने तो कहा है कि शेर अफजल का नाम लिया है, फिर लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि मुझे मैंने सुना है कि हामिद खान साहब बन रहे हैं। तो अब लतीफ खोसा साहब की बात सच है या शेर अफजल मरवत साहब की बात सच है? खोसा साहब, देखो खोसा साहब तो बड़े सीनियर हैं और बहुत ही एहतराम है उनसे, हर वक्त हम आपस में बहुत ही मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा, दिस इज कॉल ऑफ द फाउंडिंग चेयरमैन, और उस पर बताएंगे बैरिस्टर गौर साहब। बैरिस्टर गौर साहब पार्टी की जो डायरेक्शन देंगे, जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन है, पार्टी इसको फॉलो करेगी। अब खान साहब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब, तो मरवत साहब, खान साहब कहते हैं कि हामिद खान, सीनियर हामिद खान, तो हामिद खान, अगर वो कहते हैं हामिद रजा साहब तो हामिद रजा साहब। जी, हामिद रजा साहब, हाँ, उनका नाम भी बीच में। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा आखिर में, बाजवा साहब ने हाल ही में कुछ गुफ्तगू की है, कस्में खाई हैं, 2 सहाफियों से वो मिले हैं, सीनियर सहाफियों से, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 चीजों से, सर आप हंस क्यों रहे हैं सर? मैं सवाल तो खत्म होने दें आप सर अब मैं सवाल करूंगे नहीं अली साहब? जी आप सवाल कीजिए। अच्छा, वो मैं कह रही हूँ मैंने कहा 3 चीजें वो कहते हैं, एक तो साजिश नहीं की उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, दूसरा उन्होंने एक्सटेंशन की कभी कोई बात नहीं की, तीसरा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लंदन नहीं भेजा। तो इन तीनों बातों में से क्या आपको सच और क्या झूठ लगता है, या क्या तीनों बातें सच है? क्योंकि कसम खाई उन्होंने, मैं तो मान लूंगी उनकी बात। देखें, जब बात कसम खाने पे पहुंच जाए ना, तो समझे कि मामला गड़बड़ है। कसम नहीं खानी चाहिए, इंसान की क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जब वो बोले तो लोग यकीन करें। That is your answer? That is all? अच्छा, बस। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, फ्राइडे को क्या मुल्क की हड़ताल होगी, फिर अरेस्ट होंगे, फिर आप लोग कहेंगे केसेस पकड़ लिया, फिर कहेंगे हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे अरेस्ट कर लिया, फिर कहेंगे जी एमपीओ के तहत फिर अरेस्ट कर लिया, फिर आप लोग ये क्यों ये टायरेड शुरू कर रहे हैं? और क्या ये फजल रहमान साहब भी आपके साथ साथ होंगे, या आपके पीछे पीछे, या आपके आगे आगे? पता नहीं फजल रहमान साहब किधर होंगे। वोट अभी उन्होंने हाल ही में
सेनेट का वोट उन्होंने हुकूमत को दिया है तो फिर चेक कर लें। बहरहाल अगर वो हमारे साथ इस तरीके का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं बसद एहतराम उनको दिल से हम वेलकम करेंगे, लेकिन फिर पक्का ही हमारे साथ रहें। ऐसा ना हो कि बीच में पीछे मुड़ के देखें तो वो फिर कहीं और हो। क्योंकि अगर आप वाकई हुकूमत के खिलाफ हैं, मुझे इसकी नहीं समझ आई कि गफूर हैदरी साहब सेनेट के इलेक्शन वाले दिन, मौलाना गफूर हैदरी हैं या अलामा गफूर हैदरी साहब जो उनके हैं, पहले सेनेटर थे अब माशाल्लाह MNA हैं, वो हुकूमती बेंचेस पे क्यों बैठे थे? हुकूमत को क्यों वोट दिया? क्या ये वोट उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की इजाजत से दिया या उनका खुद का फैसला है? अगर वो बैठ के हुकूमत को वोट देते हैं फिर कहते हैं हुकूमत के खिलाफ मैं तहरीक चलाऊंगा, तो फिर हम हक रखते हैं कि हम सवाल उठाएं और हमारी लीडरशिप से पूछें कि कितने कोई मौलाना साहब सीरियस हैं। अगर वो धांधली पे सीरियस हैं तो फिर उनके अमल से वो वाजे होना चाहिए। अच्छा, ये कामरान मुर्तजा साहब ने मेरे प्रोग्राम में बड़ा क्लियर किया था इस बात को कि ऐसा हो जाता है, वो गिव एंड टेक होता है कि कोई इस तरह से वोट आगे पीछे एडजस्टमेंट होती है, वो कोई मुफाहमत नहीं होती। लेकिन चलें, आपने इस पॉइंट पे आगाह कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। गूंज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं निहाल हाशमी साहब कराची में मौजूद हैं। आज कराची में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद रहे और उन्होंने बिजनेसमैन जो हैं वहाँ के उनसे मुलाकात की, और एक बिजनेसमैन ने यहाँ तक कहा कि उनको इंडिया की तरफ हाथ मिलाना चाहिए और एक उनको अडियाला जेल के बासियों से हाथ मिलाना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, पता नहीं गालिबन आप शायद वहाँ पर मौजूद थे या नहीं, ये बात हुई है, आपको लगता है कि इस बात में मतलब इसको इस तरह से किस तरह से लिया जाए? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन वो ठीक कह रहे हैं और ये बात हमारे सरदार साहब भी कर चुके हैं कि हमारी तजारत हमें खोलनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जब नरेंद्र मोदी साहब उस तरह की गुफ्तगू करेंगे जिस तरह वो आजकल कर रहे हैं, और जब इमरान खान साहब वो उस किस्म की गुफ्तगू करेंगे जिस तरह की वो कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब कैसे हाथ मिलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिन साहब ने भी ये बात की है, ये उनकी जाती राय होगी या वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते होंगे, उनका कोई अपना कुछ शायद वेस्टेड इंटरेस्ट हो। मगर एज ए होल जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, मैं भी था आज वहाँ पे, वो बात कर रहे थे आज पानी का, गैस का, क्वाइबोर का, इंटरेस्ट रेट का, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, गैस के हवाले से, बिजली के उसके हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से, तो मैं नहीं, और फिर टैक्स नेट के हवाले से। ये कोई एक साहब का ऐसा होगा बयान तो उनके अपने कोई जाती फवायद होंगे, जाती कोई मकासद होंगे, तो वो उन्होंने कर दिया, मगर उसको तमाम ताजिर बरादरी के साथ नथी नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी फिर अब ये मुल्क की हड़ताल कॉल कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये अब फिर सड़कों पर आएंगे। एक तरफ मौलाना साहब भी बहुत गुर्रा रहे हैं, वो भी सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। तो ये इस पूरे असना में जब डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, दौरे हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब चीन गए हैं, अब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया जाएंगे, फिर सऊदी प्रिंस आएंगे, ये इस पूरे असना में ये कितना डिस्ट्रप्शन आपको लगता है ये होगी, या ये डिस्ट्रप्शन नहीं, आप इसको मुमकिन नहीं होने देंगे? नहीं, इतना डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि हमने ये बार बार की इनकी इस तरह के हथकंडे देख लिए। ये किस इशू पे आना चाहते हैं रोड पे? हाँ, अगर ये आके ये कहें कि अवामी मसाइल पे बात किया जाए, हमसे आप बात नहीं करते पार्लियामेंट में, तो हम रोड पे आके बात करेंगे। पार्लियामेंट में ये बात नहीं करते हैं, पार्लियामेंट को ये नजरअंदाज करते हैं, पार्लियामेंट में ये अल्लाह गुल्ला करते रहते हैं। तो इनको अगर बात करना है तो पार्लियामेंट एक बड़ा प्रॉपर फोरम है, वहां पे जाके बात करें। और अगर पार्लियामेंट में बात ना हो तो फिर लोग सड़क पे आते हैं। ना ये पार्लियामेंट में बात करना है, दरअसल इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, हाउ टू गेट रिलीज इमरान खान साहब। तो पाकिस्तान की कौम या पार्लियामेंट इसलिए तो नहीं बैठी है कि इमरान खान साहब की जो जाती उनके जो अकाउंट्स है, जो उनके ऊपर एलिगेशन है, उसको सेटल करने के लिए कौम अपने आप को खज्जल खौर करे। हाँ, अगर ये समझते हैं कि वो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो पाकिस्तान की अदालत पे उनको भरोसा रखना चाहिए, जिस तरह से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भरोसा था और एक वक्त आया कि देर या सवेर उनको वहां से रिलीफ मिला। तो अगर ये बेकसूर होंगे तो उनको इंशाल्लाह वहां से रिलीफ मिलेगा, और अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट और ये फाइनेंशियल मामला तो चलें, वो चल रहे हैं अपनी डगर पर, लेकिन आज अगर आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स देख लें, जो कि मिसिंग पर्सन के केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दिए गए हैं, और कल का उनका जो फैसला सामने आया है कि वो अब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देंगे टू एनी थ्रेट दैट दे रिसीव, तो ये आज उन्होंने कहा कि पुलिस वालों का काम हमें नजर आता है, उनको हम कह सकते हैं कुछ, ये इनका तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही नहीं है इन एजेंसीज का जो उठा के ले जाती हैं, ना ये किसी के कहने में है ना सुनने में है। एंड ऑफकोर्स शहबाज शरीफ
साहब बीइंग प्राइम मिनिस्टर दैट मस्ट बी एम्बैरेसिंग कि वो किसी को क्या मतलब किसी से वो बात करेंगे या किसी को समन करेंगे तो वो नहीं होगा। क्या शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से भी थोड़ा सा नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन मामलात पर? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए जी, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अगर कियानी साहब ने इस तरह की बात की है तो मैं समझता हूँ बहैसियत वकील ये कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। दुनिया के किसी मुआज़िब माशरे में जितनी बड़ी भी हीनियस क्राइम करे गए उसे चार्जशीट किया जाता है, उसको ट्रायल के लिए लाया जाता है, उसको कटहरे में खड़ा किया जाता है और उसको सजा करार देती। सजा देने का इख्तियार या जुडिशल रिमांड में या पुलिस रिमांड में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है, मैजिस्ट्रेरियल है। किसी भी इदारे को ये इख्तियार नहीं है, वो हॉस्पिटल का हो, लॉ इन्फोर्सिंग का हो, पुलिस का महकमा, कोई भी हो, नोबडी कैन डू एंड नोबडी इज अबव द लॉ। तो मैं समझता हूँ अगर हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में निजाम बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो इसको हमें वेलकम करना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो आज आपने कहा बात नहीं होती लेकिन आज थोड़ी सी बात हुई थी, सॉम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी थोड़ी सी नजर आई थी पार्लियामेंट में। आज गौर खान साहब ने कहा था कि जो इस्लाहात हैं वो उस पर एक बिल जो आपका रिव्यू एंड जो रिव्यू एक्ट का था तो उसमें अपील और रिव्यू का, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो पेंडेंसी ऑफ जो केसेस है उसको भी हमें देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। उसमें जाहिर है हमारे टैक्स पेयर्स भी का भी पैसा लगता है, बाकी चीजें भी असरअंदाज होती हैं और बहुत हजारों केसेस हैं। यूनिफॉर्मिटी के साथ उनको कोई पेंडेंसी के ऊपर मामलात को आगे ले जाने की बात वो कर रहे थे और इसी बिल में उसको कह रहे थे कि एडजस्ट किया जाए, जिस पर कि अयाज सादिक साहब ने कहा कि आप बिल्कुल मेरे चेंबर्स हाजिर हैं, आप दोनों बैठ के या कम से कम जो भी बैठना चाहे वो इनफॉर्मली बैठ के बातचीत कर सकता है। लेकिन अब ये सेनेट में मामला जा चुका है, उसके बाद वापस आके उसके ऊपर वोट पार्लियामेंट में ही होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है कि वो इमरान खान साहब के केसेस पेंडिंग हैं इसलिए शायद वो कह रहे हैं, लेकिन ये क्या एक क्योंकि एज ए वकील आप समझते हैं कि एक इशू है जिसके ऊपर हमें थोड़ी रोशनी डालने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है? जी सना, ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इस इशू के वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात जो हैं वो स्टेटस को का शिकार हैं। वो तरक्याती मामलात हो, फाइनेंशियल मामलात हो, ट्रेड और कॉमर्स का मामलात हो, कई वक्तों में एजुकेशन का मामलात है, हेल्थ के मामलात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामलात है कि चीजें पेंडिंग पड़ी रहती है। तो इसको जितनी जल्दी बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, मैं समझता हूँ एवरीवन विल सपोर्ट इट। अच्छा, आज एक और बात जो हुई है वो एक किसान के बारे में बहुत बात हुई है। आज शेख वकास अकरम साहब ने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की कि हमारे पास सरप्लस में गंदम होता है, फिर हम क्यों बाहर से मंगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसका, और हम किसान को क्या देते हैं। हालांकि हम सब्सिडीज देते हैं लेकिन किसान की जेब खाली रह जाती है। इसके ऊपर आपको लगता है कि नजरसानी होने की जरूरत है? इसमें भी शहबाज शरीफ साहब कुछ करेंगे क्योंकि किसान रोड पर आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा सर। ज़राअत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखिए, इस पे जरूर नजरसानी होगी, मगर एक बात याद दिलाता चलूं कि हमारे हुकूमत में हमारे दौर में इंपोर्ट नहीं हुआ है। वो इंपोर्ट तब हुआ था जब इमरान खान साहब ने पहले एक्सपोर्ट किया और उसको कम कीमतों में और फिर बहुत महंगे कीमतों में फिर उसको इंपोर्ट किया। जब वो ये वाला काम करते रहे हैं और बीच में जो मुनाफाखोर थे, मिडिल मैन थे या जो भी माफिया थी, उनके कहने पे करते रहे। मुझे नहीं मालूम कि किसके जेबों में पैसा गया। किसान के जेब में ऑब्वियसली नहीं गया था। अब भी एक चीज करने की जरूरत है जो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में बड़े दो टोक कहा था कि मिडिल मैन को बीच से हटा करके हम डायरेक्ट किसान को इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि मिडिल मैन को बीच से हटाया जाए, क्योंकि ये जो मिडिल मैन है वो दो तरह के होते हैं। एक मिडिल मैन वो होता है जो जब खड़ी फसल होती है, अभी 2018 में भी इंतखाबात हुए, मुतनाज़ा रहे, बात पर बात हुई और इनको बार बार डिस्कस भी किया जाता रहा और यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे इमरान खान साहब को। लेकिन कम से कम रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो डिसरप्ट नहीं हुई थी। पार्लियामेंट वाज फंक्शनिंग, जो काम हो रहा था कम से कम कानून साजी जिस तरह जैसी भी थोड़ी सी नॉर्मल सी थी। देयर वर प्रोटेस्ट ऑल्सो, महंगाई भी थी, महंगाई के ऊपर मार्चेस भी थी। लेकिन इस तरह का जो हम इस वक्त देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस के बाद का जो मामला देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि रूल्स ऑफ द बिजनेस सेट होने जा रहे हैं, बल्कि और अपसेट्स ही होते दिखाई दे रहे हैं। विल पीटीआई बैक डाउन फ्रॉम सेविंग खान और विल शहबाज शरीफ save Pakistan before that? That remains to be seen. Thank you for watching. We will see you tomorrow.